हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। पढ़ाई कैसी चल रही है। एकदम मस्त। एग्ज़ाम बहुत करीब आने वाला है, इसीलिए आप लोगों को मन लगाकर पढ़ाई करते रहना है ना। आज हम लोग मॉडल सेट 3 लेकर आए हैं। केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव प्रश्न हमने लेकर आया है। क्या करना है, सबसे पहले आप बिलियन केमिस्ट्री पॉइंट नवादा के चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, बिलियन केमिस्ट्री पॉइंट नवादा से, है ना। हमारा संपर्क नंबर ये रहा। अगर कोई प्रश्न या क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप इस नंबर पर संपर्क करके आप इसका सॉल्यूशन पा सकते हैं, है ना। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, रवा कितने प्रकार के होते हैं। तो रवा 2 प्रकार के होते हैं, यानी एक अक्रिस्टलीय होता है और एक क्रिस्टलीय होता है। रवा कितने प्रकार के होते हैं प्यारे विद्यार्थियों, 2 प्रकार के। पहला कौन सा, अक्रिस्टलीय, और दूसरा क्या, क्रिस्टलीय होता है। अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय रवा होते हैं, 2 प्रकार के रवा होते हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि H2O यानी बर्फ में किस प्रकार का बंधन पाए जाते हैं। तो आपको पता है कि H2O हो या तो आप बर्फ लेकर आए, इन सभी में क्या पाया जाता है विद्यार्थी, इन सभी में हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होने वाला है 2 का ऑप्शन नंबर 1 हाइड्रोजन बंधन पाया जाएगा जल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों, 1 फैराडे विद्युत कूलाम कितने के बराबर होता है। तो 1 फैराडे जो होता है 96,500 कूलाम के बराबर होते हैं। 96,500 कूलाम के बराबर होते हैं। 1 फैराडे विद्युत आवेश कितने होते हैं, 96,500 कूलाम होते हैं। 3 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, प्रतिरोध के प्रतिलोम को क्या कहते हैं। प्रतिरोध के प्रतिलोम को हम लोग चालकता के नाम से जानते हैं। क्या करते हैं विद्यार्थी, जब जो मेरा प्रतिरोध के जो प्रतिलोम होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, चालकता बोलते हैं। यानी कि के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर, यानी कि चालकता प्रतिरोध के व्युत्क्रम होते हैं। तो यहाँ पे 4 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 5 कह रहा है परवल वैद्युत अपघट में मोलर चालकता का मान क्या होता है। तो मोलर चालकता तनु करने पर मोलर चालकता जो होता है प्यारे विद्यार्थियों, मोलर चालकता ये घटता है। क्या होता है विद्यार्थी, घटता है मोलर चालकता। तो 5 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। यानी तनु करने पर नहीं तो क्या होगा, होता नहीं है, बढ़ता नहीं है, यानी तनु करने पर ये घटता है, अस्थिर भी नहीं रहता है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी कि तनु करने पर मोलर चालकता का मान यहाँ पे घटेगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। 6 नंबर सवाल क्या कह रहा है, रासायनिक अधिशोषण कैसा होता है। तो रासायनिक अधिशोषण इरिवर्सिबल होता है प्यारे विद्यार्थियों, इरिवर्सिबल होता है, यानी कि अनुत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं रासायनिक अधिशोषण। रासायनिक अधिशोषण कैसा होता है, अनुत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं। 6 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि लोहे का मुख्य अयस्क कौन होता है। तो लोहे का मुख्य अयस्क होते हैं प्यारे विद्यार्थियों हेमेटाइट होता है। क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, हेमेटाइट लोहा के मुख्य अयस्क होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होने वाला है 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है किस प्रकार के अयस्क का सांद्रण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पृथक्करण विधि द्वारा किस अयस्क का सांद्रण होता है। तो जिसमें चुंबकीय कण प्रेजेंट होते हैं, यानी चुंबकीय कण प्रेजेंट रहेगा तभी ना चुंबकीय मैग्नेटिक सेपरेशन विधि द्वारा हम लोग इसको अलग करते हैं, चुंबकीय कण। यानी 7 8 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, कॉपर माइटो में क्या होता है। कॉपर माइटो क्या एक प्रकार का मिश्रण है, किसका किसका मिश्रण है। तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट का और यहाँ पे आयरन सल्फेट के मिश्रण को हम लोग कॉपर माटो के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको विद्यार्थी, कॉपर माटो के नाम से इसे जानते हैं हम लोग। कॉपर सल्फाइड और आयरन सल्फाइड के मिश्रण को कॉपर माटो के नाम से हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 9 का ए बिल्कुल सही, सॉरी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन ए नहीं होगा प्यारे विद्यार्थी, ऑप्शन बी होगा, जिसमें कॉपर सल्फेट और यहाँ पे आयरन सल्फेट पाया जाएगा, आयरन सल्फाइड पाया जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होने वाला है 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि आवर्त सारणी के ग्रुप 15 में नाइट्रोजन के अलावा और कौन सा तत्व पाया जाता है। तो ग्रुप 15 में कौन कौन होता है, नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है,
आर्सेनिक होता है, जैसे एंटीमनी होती है और बिस्मथ होते हैं। तो नाइट्रोजन के अलावा फास्फोरस होता है, तो इसके ऑप्शन में फास्फोरस लिखा हुआ है बी में। तो 10 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होने वाला है कि नाइट्रोजन के अलावा फास्फोरस पाया जाता है। या तो आर्सेनिक मिलेगा तो आर्सेनिक मार दीजिएगा, या तो एंटीमनी या तो बिस्मथ मिल सकता है। तो यहाँ पे फास्फोरस मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि डी ब्लॉक के तत्वों को किस नाम से हम लोग जानते हैं? तो डी ब्लॉक के तत्व को हम लोग संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं। किस नाम से विद्यार्थी? संक्रमण तत्व के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं डी ब्लॉक को। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होने वाला है 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? कह रहा है कि जिंक एक है, तो जिंक एक प्रकार का क्या है? जिंक एक प्रकार का संक्रमण तत्व होता है, यानी जिंक एक प्रकार का संक्रमण तत्व होता है। प्यारे विद्यार्थियों, जिंक एक प्रकार का संक्रमण तत्व होते हैं। 12 का ऑप्शन ये बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि मैग्नीज 3+1 क्या है? ऑक्सीकारक है। तो क्यों है? तो कहता है 2Tg के भरा हुआ है, कहता है Eg केवल पूर्णता भरा हुआ है, डी कक्षा खाली के कारण, या इनमें से सभी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका ऑप्शन हो जाएगा कि डी कक्षा किसके खाली होते हैं, जिसके कारण ये ऑक्सीकारक की तरह बिहेव करता है। यानी कि Mg3+ से कहाँ जाना चाहता है? Mg2+ में जाना चाहता है। ऐसा करने से यहाँ पे D4 कॉन्फ़िगरेशन होता है, यहाँ करने से D5 कॉन्फ़िगरेशन मिल जाता है, यानी कि डी कक्षक अर्धभरित हो जाता है। यानी कि यहाँ से यहाँ जाने पर डी ऑर्बिटल खाली होने के कारण यहाँ पे कितना दिख रहा है? 4 से 5 हो रहा है, यानी कि इस टाइम क्या था? डी ऑर्बिटल खाली था, यानी कि डी ऑर्बिटल के खाली होने के कारण Mg3+ एक ऑक्सीकारक की तरह बिहेव करता है ना। क्वेश्चन नंबर 13 का सी बिल्कुल सही आंसर है। 14 नंबर पे आ जाओ। 14 क्या कह रहा है कि यहाँ पे इसका ईपेक नाम पूछ रहा है, क्या सही है? तो यहाँ पे दे रखा है K2, यहाँ पे जिंक दे रखा है, यहाँ पे हाइड्रो ऑक्साइड दे रखा है 4, इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो यहाँ पे पोटेशियम का नाम सबसे पहले आएगा, क्योंकि ये कटायनिक रीनाइनिक है, मेरा कॉम्प्लेक्स है। तो क्या है? सबसे पहले कटायन का पार्ट यानी पोटेशियम लिखा जाएगा, उसके बाद टेट्रा हाइड्रोक्सो लिखा गया है, फिर जिंकेट लिखा गया है, ऑक्सीकरण संख्या 2, यानी कि 14 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। 14 का ए बिल्कुल सही आंसर, पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट 2 सही आंसर हो जाएगा। 14 का ये बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है एल्कीन के द्विबंधन का पता कैसे लगाया जाता है? तो एल्कीन के पास अगर द्विबंधन है तो इसका पता करने के लिए ये एक ऑर्गेनिक रिएक्शन है प्यारे विद्यार्थियों, यानी किसी कंपाउंड में अगर डबल बॉन्ड की पता करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसमें तरल क्या डाल देना पड़ेगा? ब्रोमीन डाल दीजिए, ब्रोमीन Br2। एक करता क्या है प्यारे विद्यार्थियों? एक करता क्या है कि ब्रोमीन का जो कलर होता है कैसा? भूरा लाल होता है। कैसा होता है प्यारे विद्यार्थियों? ये भूरा लाल होता है। अगर डबल बॉन्ड है तो इस भूरा लाल का कलर क्या हो जाएगा? ये गायब हो जाएगा, यानी कि उसमें डबल बॉन्ड रहेगा तभी ये गायब होगा, भूरा रंग ऐसे गायब होने वाला नहीं है। तो इससे पता चलता है कि कंपाउंड में डबल बॉन्ड था, यानी कि तरल Br2 एक ऑर्गेनिक रिएक्शन का पार्ट है। ऑर्गेनिक का क्वेश्चन एक प्रकार का ये है ना। तो यहाँ पे 15 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 16 कह रहा है कि त्रिबिम्ब समवेता जिसका संबंध आरोपित वस्तु के प्रतिबिंब से होता है उसको क्या कहते हैं? जिसको हम लोग कायरल कार्बन यौगिक के नाम से जानते हैं, यानी वो कायरल यौगिक कहलाएगा, जिसमें अध्यारोपित प्रतिबिंब दर्पण प्रतिबिंब को हम लोग क्या कहते हैं? कायरल कार्बन यौगिक के इसमें पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करके क्या बनाता है? जैसे मेरा क्या है? क्लोरोफॉर्म है प्यारे विद्यार्थियों, ये ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करता था, COCl2 गैस बनाता है, इसको हम लोग फॉस्जिन के नाम से जानते हैं। इसका नाम क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? ये फॉस्जिन के नाम से ये बन जानता है कि ये रिएक्शन के बाद फॉस्जिन बनता है। एक प्रकार का पॉइजनस गैस यानी कि एक जहरीला गैस का काम करता है फॉस्जिन, यानी COCl2 गैस बनती है यहाँ ना। यहाँ पे क्लोरीन जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो फॉस्जिन गैस बनता है, COCl2 बनती है। इस रिएक्शन को याद रखिएगा, ये रिएक्शन को भरने के लिए बोलता है कि कौन सा गैस भरेगा, भरिए, तो COCl2 वहाँ पे भरना पड़ेगा। 17 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों एल्कोहल और फिनोल बनाने में
एल्केन और एरीन के एक हाइड्रोजन किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है? तो एल्कोहल समूह के द्वारा हम लोग एल्कोहल और फिनॉल को बनाते हैं। यानी कि एल्केन से आप एक हाइड्रोजन हटाएंगे हाइड्रोक्सिल यानी एल्कोहल समूह के द्वारा, और एरीन से भी एक हाइड्रोजन हटाएंगे यहाँ पे एल्कोहल समूह द्वारा, तो मेरा एल्कोहल और फिनॉल बन जाता है। तो 18 का ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। 19 नंबर क्या कह रहा है? बहुत आसान सवाल है। कह रहा है ग्लिसरॉल क्या है? तो ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर होता है CH2 CH2 यानी कि इसमें OH होता है, OH होता है और OH होता है, यानी कि ये ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है। ग्लूको यहाँ पे ग्लिसरॉल एक प्रकार का क्या है? ग्लिसरॉल एक प्रकार का ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है प्यारे विद्यार्थियों। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ट्राईहाइड्रिक होता है। अगर ग्लाइकोल बोलेगा तो डाईहाइड्रिक होता है, यानी कि ग्लिसरॉल एक प्रकार का ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल के उदाहरण है। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल के उदाहरण है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ग्लाइकोल क्या है, यानी कि ग्लाइकोल कैसा एल्कोहल है, ट्राई है कि मोनो है कि डाई है। आपको ग्लाइकोल को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है 19 का। तो 19 का इस प्रकार से सही आंसर क्या हो जाएगा? 19 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होने वाला। ट्राईहाइड्रिक है ग्लिसरॉल। आपको बताना है कि ग्लाइकोल क्या है, कमेंट में बताइएगा, ठीक है। आज बेंजीन का साधारण हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न क्या होता है? तो बेंजीन का जो साधारण हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न होता है वो क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? वो फिनॉल होता है, वो फिनॉल होता है। याद रखना है इसको, है ना, इंपॉर्टेंट सवाल, इसको याद रखिएगा कि बेंजीन का जो साधारण हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न जो होता है वो फिनॉल के नाम से जाना जाता है। तो 20 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 21 को ध्यान से पढ़ो। कहता है क्लोरो एल्केन अमोनिया से अभिक्रिया कर क्या देता है? तो यहाँ पे क्या कह रहा है? क्लोरो एथेन है ना विद्यार्थी, क्लोरो एथेन को किससे अभिक्रिया कराना है? तो यहाँ पे NH3 अमोनिया से कराना है। तो करता है क्या है विद्यार्थी? यहाँ से क्लोरीन और इस नाइट्रोजन का जो यहाँ पे दिख रहा है एमीन का जो एक हाइड्रोजन है इसके साथ रिएक्शन कर जाता है। तो यहाँ पे क्या बनता है? C2H5 और NH2 बनता है, यानी कि यहाँ पे बनने वाला है एथेनामीन बनने वाला है। तो एथेनामीन यहाँ पे एक प्रकार का ऑर्गेनिक कन्वर्जन है, इसको याद रखिएगा। जब भी क्लोरो एल्केन अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है तो वो एमीन समूह वाला कंपाउंड बनाता है, यानी कि एथेनामीन बनाता है। 21 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है विद्यार्थी कि एमाइड का अवकरण कराइए किसके साथ? तो लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड दे रखा है, इसके साथ क्या करना? अपकृत करने पे क्या बनता है? तो एमाइड जब भी होता है विद्यार्थी, एमाइड का क्रियाशील मूलक कैसा होता है? ये क्या करता है कि लिथियम हाइड्रोजन ऑक्साइड को हटाता है, यहाँ 2 हाइड्रोजन डाल देता है, यानी कि एक प्रकार का ये एमीन बनने वाला है। तो ये क्या दिख रहा है विद्यार्थियों? एमाइड का अपक्षीकरण से एल्किल एमाइल का निर्माण होता है, यानी कि एमीन कंपाउंड बनता है। 22 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है इसका यूपेक नाम बोल रहा है, यानी कि यूपेक नाम बताइए इस कंपाउंड का क्या होगा? तो आपको पता है इसका 2 नाम होता है, एक होता है फॉर्मिक अम्ल जो कि साधारण नाम होता है, तो फॉर्मिक ऑप्शन में दे रखा है तो इसको नहीं मारना है। इसका यूपेक नाम पूछ रहा है, यानी कि मेथेनोइक अम्ल इसका यूपेक नाम होता है। इसका यूपेक नेम फॉर्मिक अम्ल नहीं होता है, फॉर्मिक अम्ल एक प्रकार का साधारण नाम है ना। तो यूपेक नेम में मेथेनोइक अम्ल आएगा, तो 23 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? 24 क्वेश्चन कह रहा है कि ऑक्जेलिक अम्ल का यूपेक नाम क्या है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का अनुसूत्र होता है प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार के होते हैं ऑक्जेलिक अम्ल, यानी कि यहाँ पे दिख रहा है इस प्रकार का होता है ऑक्जेलिक अम्ल। यहाँ पे ऑक्जेलिक अम्ल का अनुसूत्र ए होता है प्यारे विद्यार्थियों। तो ये आपको याद है इसमें कितने कार्बन है? 2 कार्बन, तो क्या लिखेंगे? इथेन लिखेंगे। और यहाँ पे क्या है? 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, यानी कि डाईओइक एसिड हो जाएगा, यानी कि इथेन डाईओइक एसिड हो जाएगा इसका सही नाम। यहाँ पे इथेन डाईओइक एसिड हो जाएगा। इथेन डाईओइक एसिड को हम लोग ऑक्जेलिक अम्ल के नाम से हम लोग जानते हैं। तो 24 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 25 कह रहा है कि मिथाइल नाइट्राइल का सूत्र क्या होता है? मिथाइल होता है CH3 और नाइट्राइल होता है CN। मिथाइल नाइट्राइल तो हो गया ना, मिथाइल CH3 और नाइट्राइल CN को बोलते हैं, यानी साइनाइड ग्रुप को नाइट्राइल के नाम से जानते हैं
और मिथाइल को CH3 के नाम से जानते हैं। तो क्या बनने वाला है, CH3CN बनने वाला। तो आप खोज लिए ऑप्शन नंबर बी में दिखने वाला है, यानी मिथाइल नाइट्राइड का अणुसूत्र CH3CN हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो गया 25 का। 26 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 26 नंबर सवाल पे आ जाओ। कहता है साधारण कार्बोजेलिक अम्ल जल में घुलनशील होता है क्योंकि उनके बीच क्या होते हैं। तो साधारण कार्बोजेलिक अम्ल जो अम्ल में घुलनशील होते हैं प्यारे विद्यार्थी, उसमें हाइड्रोजन बंधन बनाने की क्षमता होती है, यानी कि कार्बोजेलिक अम्ल जो होता है ये जल के साथ हाइड्रोजन बंधन बनाता है, जल के साथ हाइड्रोजन बंधन बनाता है। क्लियर है बातें। तो इसमें समझ में आना चाहिए कि 26 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 27 नंबर सवाल कह रहा है कि फ्रुक्टोज का अणुसूत्र क्या होता है। फ्रुक्टोज होता है 6,6H12 और O6 होता है फ्रुक्टोज का अणुसूत्र होता है। ग्लूकोज भी पूछेगा तो ये होता है, दोनों एक प्रकार का जुड़वा भाई है ना, दोनों एक प्रकार का जुड़वा भाई, ग्लूकोज बोले या फ्रुक्टोज, C6H12 O6 ही मारना है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होने वाला 27 का। क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाओ। 28 क्या कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट जलांशित होकर 3 से 10 मोनोसैकेराइड बनाता है, यानी कि वो ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो 3 से 10 कार्बोहाइड्रेट बनाए, कितना बनाए, 3 से 10 कार्बोहाइड्रेट बनाए, उसको हम लोग ओलिगो कार्बोसैकेराइड के नाम से जानते हैं, यानी कि वो ओलिगो सैकेराइड के नाम से जाना जाता है। तो 28 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। 29 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 29 नंबर कहता है एमिनो अम्ल 2 क्रियाशील मूलक होते हैं। हमको बताया था पहले भी बार बताते हैं कि एमिनो अम्ल 2 क्रियाशील से मिलकर बनता है, पहला कार्बोजेलिक अम्ल और दूसरा आपसे पूछ रहा है कि दूसरा कौन सा होगा, तो कार्बोजेलिक अम्ल और यहाँ पे एमीन समूह होते हैं एमिनो अम्ल में। तो ये ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है एमीन, यानी NH2 समूह दिखेगा उसमें। तो यहाँ पे 29 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है कि अल्फा एमिनो अम्ल पॉलीमर को क्या कहते हैं, कि अल्फा एमिनो अम्ल के पॉलीमर क्या होता है। तो एमिनो अम्ल जो होता है प्यारे विद्यार्थियों, वो प्रोटीन का क्या होता है, एक प्रकार का मोनोमर होता है, यानी कि जो अल्फा एमिनो अम्ल को जो पॉलीमर कराएंगे तो प्रोटीन बनता है। प्रोटीन किससे बनता है, तो अल्फा एमिनो अम्ल से प्रोटीन बनता है बहुलीकृत करने पे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 30 का। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन को याद कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ना, तो इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है पॉलीथीन किसका बहुलक है। तो पॉलीथीन इथिन का बहुलक है। पॉलीथीन किसका बहुलक है प्यारे विद्यार्थियों, इथिन का बहुलक है। तो इथिन कहाँ लिखा दिख रहा है, ये छोटा सा सवाल है, 31 का बी नंबर पे दिख रहा है इथिन। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है कि यहाँ पे रबर दे रखा है, स्टार्च दे रखा है, सेलुलोज दे रखा है, प्रोटीन, ये किस प्रकार का बहुलक है। तो ये तो क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, ये तो प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण है। जैसे क्या बोलेगा, रबर है, जैसे स्टार्च है, जैसे प्रोटीन है, जैसे सेलुलोज है, ये सब किसका उदाहरण है, तो ये प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण होते हैं इस प्रकार के, है ना। तो ऑप्शन नंबर 32 का बी बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 33 कहता है विद्यार्थी बुनायन और बुनाइस क्या है। तो बुनायन क्या है, तो एक प्रकार का संश्लेषित रबर होता है। क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, ये संश्लेषित रबर के उदाहरण है बुना यस और बुना यन, एक प्रकार के संश्लेषित रबर हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 33 नंबर का बी बिल्कुल सही आंसर है, बुना यन और बुना यस संश्लेषित रबर होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाओ। 34 क्या कह रहा है कि ज्वर को कम करने में प्रयुक्त दवा क्या कहलाता है, तो ये ज्वार नाशी कहलाता है। इस क्वेश्चन को याद करके जाएगा, एग्जाम हॉल में आएगा क्वेश्चन जरूर आएगा ये, कि ज्वर को कम करने के लिए कौन सी दवा उपयोग करते हैं, तो ज्वार हारी का इस्तेमाल करते हैं, ज्वार नाशी उसी को बोलते हैं, यानी 34 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, पहले भी क्वेश्चन आ चुका है कि रवा कितने प्रकार के होते हैं, तो रवा 2 प्रकार के होते हैं। रवा कितने प्रकार के, रवा 2 प्रकार के होते हैं। और 36 नंबर सवाल क्या कह रहा है, लोहे का मुख्य अयस्क क्या है, तो लोहे का मुख्य अयस्क हेमेटाइट होता है। क्वेश्चन लगता है रिपीट हो रहा है ना, इसको ख्याल रखिएगा, लोहे का मुख्य अयस्क यहाँ पे हो जाएगा हेमेटाइट हो जाएगा, लोहा के मुख्य अयस्क हो जाएंगे। 37 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 37 नंबर कह रहा है कि इसका यौगिक का नाम लिखे, तो पोटेशियम हो जाएगा यहाँ पे दिख रहा है, और टेट्रा हाइड्रोक्सो हो जाएगा, जिंकेट हो जाएगा और 2 ऑक्सीकरण ऑप्शन। तो यहाँ पे 37 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। 38 नंबर सवाल क्या कह रहा है, अच्छा सवाल है। 38 नंबर क्या कह रहा है कि प्रतिलोमन संकरा किसको कहते हैं, तो इन्वर्टेड शुगर, आप 10th में पढ़े होंगे कि इन्वर्टेड शुगर क्या किसको कहते हैं, तो इन्वर्टेड शुगर ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज के मिश्रण को इन्वर्टेड शुगर के नाम से हम लोग जानते हैं।
यानी कि इन्वर्टेड शुगर में दो चीज होते हैं, एक होता है ग्लूकोज और दूसरा क्या होता है, फ्रुक्टोज होता है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं, डी नंबर में क्या लिखा है कि एक अणु मात्रा में ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज के मिश्रण होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर में डी में दिख रहा होगा कि एक अणु मात्राओं में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के मिश्रण को क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड शुगर के नाम से जानते हैं। 38 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जर्मेनियम अर्धचालक के साथ उपस्थित आर्सेनिक क्या कहलाती है, तो ये डोपेन कहलाता है। क्या कहलाता है विद्यार्थी, डोपेन कहलाता है। आप फिजिक्स में भी इसको पढ़ते होंगे, डोपेन क्या होता है, तो यानी कि जर्मेनियम अर्धचालक में किसको मिलाना है, आर्सेनिक को मिलाना है। तो ये दोनों से जो बनता है इसको, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, यहाँ पे डोपेन प्रोसेस के नाम से जानते हैं। तो 39 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, बहुत अच्छे सवाल, इसको ये ध्यान रखना है कि यहाँ दे रखा है 58.5 ग्राम दे रखा है, क्या NaCl दे रखा है ना, तो एकक कोशिका की संख्या कितनी होगी, तो आप एकक कोशिका की संख्या इसका कैलकुलेशन करके निकालेंगे तो 1.5 × 10⁻23 एकक कोशिका आने वाला है। यानी कि 58.5 ग्राम NaCl लीजिएगा तो उसमें एकक कोशिका की जो संख्या बनेगी 1.5 × 10⁻23 बनने वाले हैं। तो 40 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, बहुत अच्छे सवाल है, हम इसको डील करेंगे। यहाँ पे कहता है एक मोलल जलीय विलयन में विलय का मोल प्रभाज क्या होता है, तो इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला रखिएगा। यानी कि विलय का कोई भी मोल अंश पूछे और मोललता दिया रहे, क्या दिया रहे, मोललता दिया रहे, तो इसका फॉर्मूला होता है मोललता बटा मोललता प्लस 55.5। क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, मोललता बटा मोललता 55.5। जब जलीय विलयन कहेगा तो 55.5 लेना है, यहाँ जलीय विलयन नहीं रहेगा तो 55.5 नहीं लेना है यहाँ पे, है ना, ये ख्याल रखना है कि जलीय विलयन दे रखा है इसीलिए हमने 55.5 लिखे हैं। तो यहाँ पे मोलल सॉल्यूशन क्या होता है, जिसकी मोललता 1 हो जाए, कितना हो जाए 1, तो ऊपर में रखिएगा 1 बटा, तो 1 प्लस 55.5, इसको ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा 1 बटा 56.5। जब इसको डिवाइड कीजिएगा ना विद्यार्थियों तो आएगा 0.0018 के करीब आएगा। कितने करीब आएगा, 0.08 करीब में। ये होता है यहाँ पे बिलियन चैप्टर में इस कॉन्सेप्ट को सिखाया जाता है कि जब डायरेक्ट मोललता दिया रहे और आपको विलय का मोल अंश पूछे तो इस फॉर्मूले के आधार में निकालेंगे मोललता बटा मोललता प्लस 55.5। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको याद कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। कहता है कि दो द्रव P और Q दिया है, दो द्रव P और Q दे रखा है प्यारे विद्यार्थियों। कहते हैं इसका क्रमशः बाह्य दाब कितना दे रखा है, 80 दे रखा है और साथ टॉर दे रखा है। टॉर एक प्रकार का दाब का मात्रा के, इस यूनिट को भी याद रखिएगा कि दाब का मात्रा क्या होता है, टॉर होता है। इसमें कह रहा है कि P कितना है, 3 मोल है और यहाँ पे Q कितना है, 2 मोल है। तो बनाए गए विलयन का कुल बाह्य दाब क्या होता है, तो राउल्ट के नियम से हम लोग पढ़ेंगे कुल बाह्य दाब क्या होता है, P0 A मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस क्या होता है P0 B मोल फ्रैक्शन ऑफ B। तो यहाँ पे A का काम कर रहा है P और यहाँ पे B का काम कर रहा है Q। तो इस पूरे फॉर्मूले पे उठा के रखिएगा, यहाँ पे P0 के जगह पे 80 रख देना है और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन A के जगह पे कितना हो जाएगा, टोटल मोल 5 मोल है और यहाँ पे कितना हो जाएगा, A के एक जगह पे, यहाँ P के जगह पे हो जाएगा 3/2 ना, 3/5 सॉरी, टोटल मोल 5 हो जाएगा। तो 3/5 फिर प्लस यहाँ पे लिखना है कितना, 60 गुना कितना लिखना है, 2/5। इसको फिर से हम जरा बताते हैं कैसे लिखना है। यहाँ पे लिखना है कितना, 80 गुना, यहाँ पे टोटल मोल कितने होगी 3 और टोटल मोल कितना 5 प्लस अगला क्या दे रखा है 60 गुना कितना लिखना है 2/5। जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा, ये 72 कटेगा कि नहीं, देखिए 16/85 कट गया कि नहीं, तो इसको 16×48 आएगा, यहाँ पे जोड़ेंगे फिर बीच में प्लस कितना होगा 12×5 60। तो यहाँ पे दिख रहा है 48 और 12 कितना होता है, यहाँ पे 12 यहाँ पे 24 हो जाएगा, 2 गुना में ना, तो 24 आप ऐड कीजिए कितना आएगा 72 आएगा। तो यहाँ पे 72 टॉर इसका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है ना। 42 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। राल्ट के नियम का फॉर्मूला है कि दो द्रवों को जब आपस में मिलाते हैं द्रव द्रव विलयन का उदाहरण है, इसका आता है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, कह रहा है कि जब सोडियम सल्फेट को जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन कराते हैं, ये मेरा रहा वैद्युत अपघटनशील रहा, इसमें क्या डालना है सोडियम सल्फेट डालना है प्यारे विद्यार्थी, सोडियम सल्फेट डालना है। तो कहता है कैथोड पे क्या मुक्त होता है, तो कैथोड तो इसमें होता है प्यारे विद्यार्थियों निगेटिव होता है कैथोड, और यहाँ पे 2 चार्ज बनता है, प्लस वाला कौन सोडियम रहता है प्लस में और हाइड्रोजन आता है प्लस में। तो ये दोनों में कौन जाएगा कैथोड पे, तो हाइड्रोजन जाएगा क्योंकि इसका रिडक्शन का मान
कम होता है। यहाँ पे अपचयन विभव का मान कम होने की वजह से कैथोड पे चला जाता है। जब हाइड्रोजन जाएगा तो कौन सा गैस मुक्त रहेगा, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त रहेगा। इलेक्ट्रोलिसिस यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, ये वाला चैप्टर है ना। तो 43 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होने जाना। 44 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है यदि जिंक 2+ क्या दे रखा है प्यारे बताओ, जिंक 2+ को कहाँ ले जाना है, जिंक में ले जाना है। तो इसका कहता है ना कि 100 गुना तनु कर देने पे इसका ईएमएफ में क्या परिवर्तन आएगा। तो इसका जो ईएमएफ परिवर्तन आता है प्यारे विद्यार्थियों, ये हो जाता है 59 मिली वोल्ट हो जाता है, 59 मिली वोल्ट हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 59 मिली वोल्ट। यानी ईएमएफ सेल का कैसा निकालते हैं, फॉर्मूला होगा नर्नेस्ट इक्वेशन से हम लोग निकालते हैं। तो उस फॉर्मूले की मदद से आएगा कितना, 59 मिली वोल्ट आ जाएगा, इसका बढ़ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है, 45 नंबर कह रहा है किसी रासायनिक अभिक्रिया में ढाल का जो मान खींचा जाता है किसके बीच, तो ये log K और यहाँ पे 1/T के बीच खींचा जाता है ग्राफ। यानी ढाल का ग्राफ याद रखिएगा क्या, log K बटा 1/T के मध्य जो ग्राफ हम लोग खींचते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए। तो 45 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। 45 का सी बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। 46 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि झाग में परिक्षेपण माध्यम और परिक्षेपित दशा क्या है। तो झाग फेन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, फेन बोलते हैं ना शुद्ध भाषा में। तो झाग में द्रव होता है परिक्षेपित माध्यम, और उसमें गैस के जो कण जाके घुसते हैं उसको बोलते हैं परिक्षेपित दशा बोलते हैं। तो यहाँ पे द्रव में गैस होता है, क्या होता है, द्रव में गैस आ जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। यानी फेन में द्रव होता है परिक्षेपित अवस्था माध्यम, और गैस होता है परिक्षेपित दशा का काम करता है। 46 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। 47 नंबर सवाल क्या कह रहा है, चिमनी से निकलने वाला धुआं का उदाहरण क्या है। तो ये क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, ये होता है प्यारे विद्यार्थियों, ये ठोस, यहाँ पे गैस के कण में यहाँ पे चिमनी के धुआं में क्या होता है, ये गैस तो होवे करता है, अब प्लस में छोटे छोटे कण भी रहते हैं ना उसमें, यानी कि ठोस भी रहता है उसमें मिला हुआ थोड़ा बहुत, यानी कि छोटे छोटे कण रहते हैं ठोस के। यहाँ पे गैस में क्या दिखेगा, ये गैस में ठोस के उदाहरण होते हैं। ऐसे विलयन क्या कहलाते हैं, गैस में ठोस के कण उपस्थित रहते हैं चिमनी वाले धुआं में। धुआं कोई सा भी हो उसमें गैस हो जाएगा मेरा, और उसमें छोटे कण किसका रहता है, ठोस का रहता है। क्या नहीं विद्यार्थी, है ना, समझ में आया। तो 47 नंबर का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। 48 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि पैराइट को गर्म करके सल्फर का निष्कर्षण क्या कहलाता है। तो पैराइट एक प्रकार का सल्फाइड अयस्क है प्यारे विद्यार्थियों, एक प्रकार का सल्फाइड अयस्क होता है पैराइट। इसको जब गर्म करते हैं तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, निस्तापन बोलते हैं। निस्तापन सल्फाइड अयस्क पे ही लगता है। तो कॉपर यहाँ पे दिख रहा है, सल्फर का निष्कर्षण क्या कहलाता है निस्तापन प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं। निस्तापन प्रक्रिया किसके लिए, सल्फर ऑक्साइड के, यानी सल्फर अयस्क के लिए हम लोग लगाते हैं। तो पैराइट एक प्रकार का सल्फाइड अयस्क है, तो निस्तापन प्रोसेस हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब भर्जन में कार्बोनेट या तो ऑक्साइड अयस्क का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो 48 का ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है कि होरेल्ट्रोक्रम एल्यूमिना में एल्यूमिनियम विद्युत अपघटन अपचयन में क्या होता है। तो ये आपको याद रखना है कि एल्यूमिना जो होता है प्यारे विद्यार्थियों, इसका गलनांक एवं क्वथनांक ज़्यादा होता है। तो इसमें हम लोग क्या मिलाते हैं, क्रायोलाइट मिला देते हैं। क्रायोलाइट मिलाने से एल्यूमिना का गलनांक क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। ये सवाल 2 नंबर में भी पूछा जाता है कि एल्यूमिना में क्रायोलाइट क्यों मिलाया जाता है, इसकी भूमिका को लिखना है। तो इसका भूमिका क्या होता है कि इसके गलनांक को कम कर देता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। 50 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि क्लोरीन का परवल ऑक्सी अम्ल क्या है। तो क्लोरीन के 4 गो अम्ल होता है, HClO4, HClO3 और HClO2 और HClO होता है ना। तो ये आपको याद रखना है कि यहाँ पे जहाँ ज़्यादा ऑक्सीजन दिखेगा उसका ऑक्सी अम्ल ज़्यादा परवल होगा। यहाँ पे +7 ऑक्सीकरण अवस्था, यहाँ +5, यहाँ +3, यहाँ +1, यानी ऑक्सीकरण अवस्था जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे ऑक्सी अम्ल परबल होता जाएगा। तो यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं, HClO4 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो यहाँ पे डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लोरीन का परबल ऑक्सी अम्ल HClO4 होता है। क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, HClO4 होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक कॉमन नंबर सवाल क्या कह रहा है कि आदर्श गैस की जानकारी किसने दिया। तो आदर्श गैस की जानकारी कैवेंडिश वैज्ञानिक ने दिया। आदर्श गैस की जानकारी, आदर्श गैस का फॉर्मूला क्या होता है, PV = NRT। क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, PV =
NR3 फॉर्मूला होता है आदर्श गैस का फॉर्मूला। किसने बताया था? कैवेंडिश ने बताया था। इसको याद रखिएगा। 51 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। 52 नंबर क्या कह रहा है कि निम्न में से किस धातु का क्वथनांक निम्न होता है? तो क्वथनांक सबसे कम तो एक ना होगा विद्यार्थी, मरकरी, क्योंकि ये पहले से द्रव अवस्था में रहता है, पहले से ही द्रव अवस्था में रहता है, यानी इसका क्वथनांक सबसे कम होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो गया 52 का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल, मरकरी का क्वथनांक क्या होता है? सबसे कम होता है। याद रखिएगा इस बात को, है ना। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है? 53 नंबर सवाल कह रहा है कि डी कक्षक में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखने वाला समूह कौन है? तो क्रोमियम 3+। कितना है? क्रोमियम 3+। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 4s0 और 3d3 हो जाएगा, है ना। 4s0 3d3। तो डी में कितना दिख रहा है? 3 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। यहाँ पे कोबाल्ट का क्या हो जाएगा? कोबाल्ट का हो जाएगा क्या? यहाँ पे हो जाएगा 4s0 और 3d यहाँ पे 6 हो जाए, यहाँ पे 7 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे युग्म में दिख रहा है कि नहीं? क्रोमियम और कोबाल्ट में 3-3 इलेक्ट्रॉन। जब इसको सजाइएगा 7 इलेक्ट्रॉन है विद्यार्थी, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है ना। यहाँ पे सजाइएगा तो आपको इसके डी ऑर्बिटल में भी 3 मिलेंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट 3 दिख रहा है। यहाँ पे ग्राउंडिंग लगाइएगा तो 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा पेयरिंग करते समय। तो यहाँ पे अब 52-53 नंबर का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो गया, है ना। ये जोड़ा को पहचानना था कि किसमें 3 इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है ना। 54 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि एक संकुल का निर्माण करना है। संकुल बोला जाए तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाना है विद्यार्थी, जो बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखा रहता है। का निर्माण में निम्न से कौन सा संयोग होता है? तो इसमें एक होता है, क्या होता है? धातु होता है, बीच में सेंट्रल मेटल होता है, धातु। इसमें क्या जोड़ते हैं? लिगेंड को जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों? लिगेंड को चारों तरफ से हम लोग जोड़ते हैं। यहाँ पे दिख रहा है धातु तथा लिगेंड के द्वारा एक संकुल का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होने वाला। धातु और लिगेंड के बीच जो बंधन बनता है उससे एक संकुल का निर्माण हो जाता है। तो 54 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। 55 नंबर क्या कह रहा है कि इसमें कौन सा किसका उदाहरण है? एक कॉम्प्लेक्स दे रखा है K4 FeCN का होल 6 बड़ी ब्रैकेट से बंद कर रखा है। किसका उदाहरण है? तो एक प्रकार ये आयनिक संकुल बना रहा है। क्या बना रहा है? एक प्रकार के आयनिक संकुल। आयनिक संकुल का उदाहरण होता है K4 FeCN का होल 6। किसका उदाहरण है? आयनिक संकुल का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है? 56 नंबर सवाल क्या आ रहा है कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन, क्या लिखा है? क्लोरोबेंजीन क्लोरल के साथ अभिक्रिया करने से कौन सा यौगिक निर्माण होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। क्लोरोबेंजीन लेना है और क्लोरल लेना है। तो क्लोरोबेंजीन और क्लोरल किसके उपस्थिति में? सांद्र H2O4। तो याद करो विद्यार्थी, पहला चैप्टर हेलो एल्किन और हेलो एरिन के लास्ट में बताया जाता है कि DDT का निर्माण कैसे किया जाता है। तो इस यौगिक में क्या करना है? क्लोरोबेंजीन ले लेना है, क्लोरल ले लेना है और सांद्र H2O4 के उपस्थिति में अभिक्रिया करा दीजिए तो DDT बन जाएगा, DDT बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होने वाला। फर्स्ट चैप्टर का है हेलो एल्किन और हेलोरिन से पूछा गया, लास्ट टॉपिक है ये वाला, है ना। 57 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 57 कह रहा है कि हेलो फॉर्म अभिक्रिया विश्लेषणात्मक परीक्षण के आधार क्या है? तो इसको याद है कि जो हेलो फॉर्म अभिक्रिया है जिसमें से ए वाला क्रियाशील मूलक पाया जाए, यानी कि ए वाला क्रियाशील मूलक जिसमें पाया जाता है CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पाया जाए, ये होता है हेलो फॉर्म अभिक्रिया का विश्लेषणात्मक आधार माना जाता है। तो ये क्या है? ये लिखा हुआ है मिथाइल। ये क्या लिखा हुआ है? कीटोन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मिथाइल कीटोन इसका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। 57 का ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 58 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि एक कार्बनिक यौगिक में 52% कार्बन है तो यह होगा या क्या होगा? तो आपको याद रखना कि ये एल्कोहल भी हो सकता है और यहाँ पे डाई मिथाइल ईथर भी हो सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो सकता है, यानी एल्कोहल भी होगा और डाई मिथाइल ईथर भी, यानी दोनों ऑप्शन सही लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 59 नंबर सवाल क्या कह रहा है? बहुत अच्छा सवाल है कि प्राथमिक एल्कोहल में समूह उपस्थित रहता है। तो प्राथमिक एल्कोहल में विद्यार्थी जो एल्कोहल होता है इससे जो जुड़ने वाला कार्बन होता है इसके पास 2 हाइड्रोजन होना चाहिए, तब ये प्राथमिक एल्कोहल के नाम से हम लोग जानते हैं, जिसको हम लोग 1 डिग्री एल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 डिग्री एल्कोहल, यानी एल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा हो उस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन हो। कितने हाइड्रोजन हो? 2 हाइड्रोजन हो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है एल्कोहल है, इस कार्बन से जुड़ा है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 59 का। 60 नंबर सवाल क्या कह रहा है
ये बहुत अच्छा रिएक्शन है। ये छुपा कर रिएक्शन लिखा गया है कि निम्न में से कौन 50% सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ क्रिया करके संगत एल्कोहल और अम्ल देता है। बहुत ही अच्छे सवाल है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैनिजारो रिएक्शन। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कैनिजारो रिएक्शन का उदाहरण है प्यारे विद्यार्थियों, जिसमें हम लोग 50% क्या लेते थे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और कौन अभिक्रिया भाग लेता था, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता था, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है वो कैनिजारो रिएक्शन में भाग लेता है, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन की नहीं होता है। तो यहाँ पे दे रखा है ब्यूटेनॉल, तो ये तो है नहीं, एल्डिहाइड कीटोन ही देता है, यानी वैसा एल्डिहाइड कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो। तो यहाँ पे दिख रहा है ये तो ब्यूटेनॉल खत्म हो गया, ऑप्शन ये होगा नहीं, ये गलत है। ये कह रहा है बेंजल्डिहाइड, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। फिनोल होता होगा नहीं, यहाँ बेंजोइक कम तो होगा ही नहीं, यानी कि बेंजल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। तो इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए कैसा बनता है, बेंजल्डिहाइड, ये रहा मेरा बेंजीन, यहाँ पे CHO, यानी कि ये है एल्डिहाइड, कैनिजारो रिएक्शन देता है। ये रहा अल्फा कार्बन, ये वाला, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन है ही नहीं। यहाँ पे इसका मतलब ये एक बार क्या करता है, एक बार ऑक्सीकरण करता है तो कार्बोजेलिक बनता है, एक बार क्या करता है, रिडक्शन करता है तो क्या बनाता है, एक बार रिडक्शन करने से एल्कोहल बनाता है। आपको पता है ना कि एल्डिहाइड ऑक्सीकरण से क्या बनाता है, कार्बोजेलिक अम्ल, और रिडक्शन से एल्कोहल बनाता है। तो ये तो कह रहा है कि एल्कोहल और अम्ल देता है, तो यहाँ बेंजल्डिहाइड हो जाएगा सही आंसर। कैनिजारो रिएक्शन याद रखिएगा, कैनिजारो रिएक्शन होता है, तो 60 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। 61 नंबर क्या कह रहा है कि एनिलीन सांद्र H2SO4 के साथ यहाँ पे देखा है 553 पे गर्म करने पे क्या बनता है, तो ये बनता है क्या, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनाता है। क्या बनाता है, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनाता है, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनाएगा। 61 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। 62 नंबर क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन परवल क्षारीय प्रकृति का पदार्थ है। तो ये आपको याद रखना है, या तो यहाँ पे एमीन के साथ CH3 ग्रुप जुड़ा रहे, है ना, या तो नाइट्रोजन के साथ इथाइल ग्रुप जुड़ा रहे, यानी मिथाइल हो या इथाइल, दोनों कंडीशन में यहाँ पे 2 डिग्री एमीन जो होगा यही परवल क्षारीय का गुण शो करेगा। यानी दोनों कंडीशन में नाइट्रोजन के साथ मिथाइल हो या नाइट्रोजन के साथ इथाइल हो, दोनों कंडीशन में सेकेंडरी एमीन जो होता है वो परवल क्षारीय प्रकृति का होता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि डाई मिथाइल एमीन बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। 62 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। गलती से भी नहीं मारिएगा, ट्राई वाला गलत हो जाएगा, है ना। NCERT में दे रखा है, आप पढ़िएगा, किताब पलट के मिल जाएगा, कहीं एमीन चैप्टर में मिल जाएगा ये वाला। 62 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर दे रखा है। 63 नंबर सवाल क्या है कि पॉलीमर बनाने में सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं। तो पॉलीमर जिसका जो सबसे छोटी इकाई होती है, पॉलीमर का सबसे छोटी इकाई क्या कहलाता है, ये कहलाता है मोनोमर के नाम से जानते हैं। किसको जानते हैं कि मोनोमर के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो गया है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दे रखा है कितना, क्वेश्चन नंबर 64 दे रखा है कि कौन प्राकृतिक रूप से बहुलक जो कौन सा प्राकृतिक रूप में प्राप्त बहुलक है। या प्राकृतिक रूप में प्राप्त बहुलक क्या होता है, यहाँ पे प्रोटीन होता है, प्राकृतिक रूप में प्राप्त बहुलक होते हैं, प्रोटीन होता है, सही आंसर। 64 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो गया। 65 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन PVC का मोनोमर है, यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड का मोनोमर क्या होता है, तो ये होता है विनाइल क्लोराइड। क्या होता है, विनाइल क्लोराइड होता है। 65 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होने वाला है, सॉरी बी बिल्कुल सही आंसर होने वाला है, विनाइल क्लोराइड इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो गया 65 का। 66 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 66 नंबर सवाल कह रहा है कि ज्वार को कम करने के लिए किस औषधि का इस्तेमाल किया जाता है, तो ज्वारनाशी का इस्तेमाल किया जाता है। क्या इसका इस्तेमाल, ज्वारनाशी का इस्तेमाल किया जाता है ज्वार को कम करने के लिए। 67 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, तो प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। कहाँ होता है विद्यार्थी, राइबोसोम में होता है प्रोटीन का संश्लेषण, याद रखिएगा, प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। 68 नंबर सवाल क्या कह रहा है ग्लूकोज में कौन सी क्रियाशील मूलक होती है, तो ग्लूकोज में एल्डिहाइड होता है, ग्लूकोज में एल्डिहाइड होता है CH2O। फ्रुक्टोज में क्या होता है, कीटोन होता है, कीटोन होता है फ्रुक्टोज में, और ग्लूकोज में एल्डिहाइड होता है, यानी कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड क्रियाशील मूलक पाए जाते हैं। 69 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या कितनी होती है, तो ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या 4 होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। 70 नंबर सवाल
क्या कह रहा है कि सीएनजी में मुख्य रूप से क्या होता है, तो सीएनजी में मुख्य रूप से मेथेन होता है, मेथेन होता है सीएनजी में मुख्य रूप से। तो आज हमने मॉडल सेट कितना देख लिया है, मॉडल सेट 3 का आंसर हमने देख लिया है ना। आप पढ़ाई करते रहेंगे, है ना, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक आने वाला है। आप लोग पढ़ाई करते रहें, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।